चीफ मिनिस्टर पंजाब एक नए मिशन पर है कि किसी तरीके से जहांगीर तीन ग्रुप को राजी किया जाए। वो कह रहे हैं कि बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाब डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। नाज़रीन, अदम इत्तेमाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। आर्टिकल 63 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करेगी और इसके साथ साथ नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो एक पिटिशन दायर की गई थी कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को रोका गया था कि वो जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन डी चौक में जलसा ना करें ताकि कुछ तसादुम ना हो सके। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज पंजाब की काबीना का इजलास है, बड़ा अहम इजलास है। वज़ीर आला पंजाब ने जहांगीर तरीन ग्रुप के जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाया और स्पेशल डायरेक्शन दिए हैं कि उनके सारे मामलात 24 घंटे के अंदर अंदर फिल फोर हल किए जाएं। अब चीफ मिनिस्टर पंजाब एक नए मिशन पर है कि किसी तरीके से जहांगीर तीन ग्रुप को राज़ी किया जाए, उन जो नाराज़ अरकान हैं उनको राज़ी किया जाए। देखते हैं कि आज 7 बजे पंजाब काबीना का इजलास होना है, उसमें जहांगीर तीन ग्रुप के कितने लोग आते हैं, कितनों को गवर्नमेंट खुश कर पाती है, क्या उस्मान बुज़दार अपनी और इमरान खान की सीट बचा लेंगे। नाज़रीन, इन सवालात का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ गुलाम मुर्तज़ा हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ उसामा गाजी साहब जो है वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी मुर्तज़ा साहब, आज फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। सर जी, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि परसों उन्होंने पीर वाले दिन उन्होंने बुला लिया है, परसों उसका इजलास फुल बेंच का, तो क्या बनने वाला है, क्या तशरीह होने वाली है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो समाअत की है उस समाअत में बुनियादी 2-3 जो चीज़ें हुई हैं। एक तो साल 2014 का जो धरना था उसको चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये कहा कि वो जमहूरी इक़्तिदार के गैर मुनाफी था, वो उसके मुनाफी फ़ेल किया गया। जमहूरी इक़्तिदार ऐसी नहीं होती। दूसरा, उनकी तरफ से ये कहा जाना कि मुआशी सफारती सतह पर उस धरने के संगीन नताइज बरामद हुए। तो ये था 2014 के हवाले से बात हो रही थी। 2 तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत थी। एक तो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बोन की, और दूसरी दरख्वास्त जो थी दरख्वास्त नहीं थी बल्कि सदारती रेफरेंस था, वो सदर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था। अब वहाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो पेश होते हैं और उनसे सवाल किया जाता है कि तमाम अपोजिशन जमातों को ये खदशा है कि जो पार्लियामेंट के बाहर शायद इस तरह का माहौल पैदा हो जाए अदम एतमाद वाले दिन के वो अदम एतमाद जो है उसके लिए वोटर्स को अंदर ना जा सकें वो, और उनको कोई तकलीफ़ हो और उनको कोई मसाइल का सामना हो। इस तरह की बातें जो इस तरह के खदशात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था सिंध हाउस पर हमले का, वो दरख्वास्त, वो भी जो नोटिस था उसकी भी समाअत थी। जो तीनों चीज़ें 1, 2, 3 करके उसमें समाअत हुई। एक तरफ सिंध हुकूमत की जानिब से तो वो दरख्वास्त नहीं थी, लेकिन उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट पेश की कि सिंध हाउस पर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मुर्तज़ा साहब, इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी आर्टिकल 63A की तशरीह, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील दे दी है। और आज आपने देखा कि जनाब आज फजलुर रहमान साहब, उसके बाद शबाशी साहब, बिलावल भुट्टो रज़ाई साहब सारे वहाँ पर मौजूद थे। नाज़रीन, हमें उसामा गाजी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। उसामा साहब, बाबर साहब, मैं तो ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा था आप दोनों से कि जो सबसे मेन बात मुझे लगी कि जो वोट है वो अब जमात का है, इनफरादी नहीं है, वो जमात का हिस्सा। और आर्टिकल का हवाला दिया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन कह लें या रिमार्क्स जस्टिस मुनीब साहब के हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने भी बात इसमें कही है कि स्पीकर के हवाले से अभी नहीं। उन्होंने कहा जी जो मामला पार्लियामेंट के हैं वहीं पर करें। तो जो 2 चीज़ें वहाँ पर दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट बार की, उस पर तो कोई वाज़ेह तौर पर नहीं लग रहा। मेरा पहला इतराज़ ये है कि जब भी ये लॉ बनाया गया, ये जो शिकें थी ये आइन का हिस्सा बनाई गई। मैं हैरान हूँ उन जहनों पर, उन लोगों पर
मेरा मतलब है जब आप चाह रहे हैं, अगर इसकी स्पिरिट ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, अगर इस स्पिरिट के साथ है तो फिर सीधा लिखते ना कि जनाब ये पार्टी का वोट है, ये पार्टी ही इसका डिसाइड करेगी, कोई इंडिविजुअल जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकेगा, और करेगा तो उसका वोट वैलिड तस्वुर नहीं होगा, वो डिसीट भी तस्वुर किया जाएगा। आपने उसके अंदर इतने पॉइंट रख दिए, इसका मतलब मेलाफाइडी तो उस वक्त थी, आप उस वक्त ये जहनीत थी कि जनाब फ्लोर क्रॉसिंग हो भी जाए और ना भी हो, दोनों रास्ते आइन के अंदर रख दिए। आइन में तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मसला ये कि आप तशरीह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो उस वक्त इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं रखी गई? मगर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पार्टी का हेड जो है वो डिक्लेरेशन जारी करेगा, दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है वो भी उसको नोटिस देगा, उस बंदे को बुलाएगा, उसको सुनेगा, उसके बाद फैसला करेगा। अगर पार्टी के सदर ने हेड ने डिक्लेरेशन जारी कर दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन किस चीज का नोटिस दे रहा है, फिर वो उसको क्यों सुन रहा है, और उसको सुनने के बाद वो डिक्लेरेशन वैलिडेट होगा। तो सर चीजें तो बड़ी क्लियर हैं कि इलेक्शन कमीशन का जब रोल रख दिया गया कि वही डिक्लेरेशन को वैलिडेट करेगा, तो जब तक वो वैलिडेट नहीं करता उससे पहले ये नहीं कहा गया कि वो MNA विल बी सीज टू एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पास वोट का राइट है चीजें। लेकिन मेरा फिर इतराज है कि सर आइन के अंदर जानबूझकर ऐसी लचक रखी जाती है, ऐसी खामियां रखी जाती हैं जिससे सबको फायदा होता है, और जिन्होंने फायदा उठाना होता है वो उस वक्त उनके लिए वो उसका फायदा उठा लेते हैं। सही, लेकिन गुलाम साहब बाबर साहब की बात 100% सही है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, आइन इसीलिए उसमें ये शिक रखी गई, लेकिन उसके बाद वो डी सीट तो उसके बाद होगा। अब मामला यह है कि वो तो चले उसको नाहल किया जाएगा, बात की बात है, उसके वोट का क्या होगा? अब ये सवाल है, यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में जो रेफरेंस फाइल किया गया है, गाइडेंस ली जा रही है, वो अलग है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार की इस वक्त दरखास्त थी, एक तो लगता है नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जलसा जुलूस जो है रोकने जा रही है, जो उनका था मेन कि जलसे ना होने दिए जाए। नहीं सर, उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि हमेशा से किसी को जलसा नहीं दो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया। रेड जोन के अंदर तो सर वो डी चौक में तो नहीं ना फिर जलसा हो रहा, फिर तो वो कह रहे हैं कि जी वो आप जो परेड ग्राउंड है वहां पर वो तहरीक इंसाफ का भी उसमें आ गया है, तो वो मामला तो लगता है हल हो गया। जी गुलाम साहब। बिल्कुल, ये जो दो मसले थे उसमें पूछा गया था इस्लामाबाद इंतज़ामिया से कि यार दफ़ा 144 नाफज है, तो उन्होंने बताया बिल्कुल दफ़ा 144 नाफज है। फिर उन्होंने कहा कि रेड जोन के अंदर भी उसका नफाज कर दिया जाए, वो भी हो गया। फिर पूछा गया कि क्या जो जलसे हैं वो यहाँ पे होंगे, उन्होंने कहा इंतज़ामिया ने कि यहाँ जलसे नहीं होंगे, इसके लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुतबादल जगह दोनों पार्टीज़ को कह दिया गया है, वो अगर करना चाहें जलसे अपने तो वो मुतबादल जगहों पर कर सकती हैं, और मुतबादल जगह के लिए आज दरख्वास्त दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो वो है हमारा जो परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड में उनको दरखास्त के मुताबिक। मुर्जा साहब फिर ये तो नहीं ना कि वो अवाम के समुंदर के अंदर से गुजर के जाएंगे, परेड ग्राउंड तो काफी परे है। हाँ नहीं, वो सुरंगे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल ने कह दिया, उन्होंने तो नहीं, वो जी वो मैंने उस वक्त कहा था कि सुरंगें नहीं बनाने देगा कोई भी, ये बड़ा एमिकेबली चीज़ें हल हो जाएंगी, आस्ता आस्ता आप देखेंगे सारी चीज़ें आइन कानून के मुताबिक हो जाएंगी। लेकिन सर मैं आपको एक खबर दे दूं कि नून लीग भी कह रही कि हर सूरत में रैली तो हमने निकालनी है, चाहे हम रावलपिंडी तक पहुंचे या इस्लामाबाद तक पहुंचे, हमने भी वहां पर पहुंचना और उसी दिन हमने भी जलसा करना है। तो वो तो ठीक है कि रैलीज जाहिर है वो निकालेंगे अपनी, लेकिन वो तसादम वाली जो सूरत हाल है उसके तो तसादम तो अभी मौजूद है। अगर नून लीग और PTI के वर्कर आमने सामने आ जाते हैं, रैलियां आमने सामने आ जाती हैं, फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होता है तो फिर आप जाने कि कुछ और ही होगा। फिर अगर तसादम की कैफियत जो है, तसादम वाला तो आपने जुमे वाले दिन देख लिया, तसादम किन लोगों ने करवाया, कैसे करवाया, सीधा उस पर हमला करवाया, और उसके बाद फिर शाम को फिर वजाहतें भी देते रहे कि हमने नहीं कराया, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, और वो था, ये था। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह तो चीज़ें छुपी नहीं रहती। रियासत को पता होता है उसके तमाम बेटों का कि कौन क्या कर रहा है, कौन से कारोबार में। और बात जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है कि जज साहब बार बार ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, हम बार बार पूछ रहे हैं कि सिंध हाउस में हो क्या रहा था, सिंध हाउस में हो क्या रहा था, उसका जवाब कोई नहीं दे रहा था। और फिर ये भी कहा गया कि जी वो लगता है सिंध हाउस में वो लोग रिहाइश पजीर थे, क्या हो रहा था वहाँ? क्या वहाँ कोई खुदा न खासा कोई इलीगल ट्रेड हो रही थी? सिंध हाउस है, उसका मकाम है, उसको अगर हम लोग इस तरह से बात करेंगे उसके हवाले से, तो कल को पंजाब हाउस को बात करेगा, फिर पंजाबियों को दुख लगेगा
कि वहाँ वो रहने की जगह है, वहाँ हर बंदा हर शख्स जाके रह सकता है पाकिस्तान का। और कोई आज आप अटॉर्नी जनरल साहब की बात सुने, उसामा खान साहब हमारे एमएनए के कोई एमएनए नहीं है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की बात सुन ले, मैं आपको जो कह रहा हूँ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की बात सुन ले। उन्होंने कहा कि क्या वहाँ कोई ट्रेड हो रही थी पैसे की, क्या वहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी? उन्होंने कहा सर इस चीज़ का कोई सबूत हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा चले, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? उस स्टेट उन्होंने तो पूरी हुकूमत के जितने भी हुकूमत के प्रोपेगेंडा था उसको सारे को अटॉर्नी जनरल ने नेगेट कर दिया। उस उधर सामने जाके वो सवाल वहीं का वहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि वहाँ कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी नहीं मानती। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहाँ कोई तहरीक इंसाफ का एमएनए नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पर फखरी अंदाज में पेश किए गए सारे एक एक करके कि किसके किस तरह से इंटरव्यूज होने हैं। फिर अगर कुछ ऐसा नहीं था तो फिर बता देते। वो तो फिर वहाँ सिंध से भी लोग आना चाह रहे थे जो तहरीक इंसाफ के दूसरे एमएनए कराची के हैं, उनको तो नहीं उस तरह से आने दिया गया। अच्छा, एक और पॉइंट जो आज रेज हुआ है अदालत में वो था कि जी 25 तारीख को उन्होंने कहा कि जी पिछली समात में अदालत ने कहा कि सिवाय जो सिंध हाउस वाला मामला हुआ है उसके अलावा ऐसा क्या हुआ है कि हम कहें कि जी जो इस्लामाबाद है ये मतलब जलसा जुलूस ना होने दिया जो ओवरऑल। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 25 तारीख को ये बुला लिया गया है इजलास, और इसको आगे ना जाने दिया जाए। वो आगे लेट करना चाहते हैं, फौरी तौर पर इस पर वोटिंग करवाई जाए। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि इन मामलात में हम नहीं आ सकते या नहीं आना चाहिए, हमने तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। तो वो 25 तारीख को बुलाना, उस पर वो कह रहे थे जी हाई ट्रीजन लगाया जाए, आर्टिकल 6 लगाया जाए, मुझे एक बात बनती नजर नहीं आ रही। 254 आर्टिकल 254 पढ़ लें आप आइन, बड़ा क्लियर है कि अगर आइन में किसी चीज़ की डेट या लिमिट रखी गई है और वो काम उस डेट या लिमिट में नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएगा। आर्टिकल 254 अभी निकाल के पढ़ लें, वो बड़ा क्लियर है कि अगर एक मुद्दत रखी है कि ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर आपने 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना है और वो आप नहीं बुला पाते किस वजह से, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ इनवैलिड हो गई और ये कि आप पे आर्टिकल 6 लगा दिया जाए। सही, उस पर आप डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। ये आर्टिकल 254 कह रहा है, तो वो तो बड़ा क्लियर है। अब जब वो कह रहा है तो स्पीकर कहेगा कि ना वहाँ पे OIC की मीटिंग थी, असेंबली जो है उसकी रेनोवेशन हो रही थी, मैंने आगे कर दी और उसमें चूँकि आइन उसको इजाज़त देता है उसने आइन के मुताबिक किया। अच्छा, एक और सवाल गुलाम मुर्तज़ा साहब, अब जो हुकूमत ले गई है इंटरप्रिटेशन के लिए, उसमें एक बुनियादी सवाल जो समझ आ रहा है वो ये है कि जी अगर कोई शख्स नाअहल होता है, जो कि लिखा हुआ है आईनी प्रोविजन है कि वो नाअहल होगा अगर फ्लोर क्रॉसिंग करता है, तो वो तो अब सामने आ गए हैं फ्लोर क्रॉसिंग करने के लिए, वो तो कह रहे हैं कि हमने करना है, इसका मतलब उनको पता है कि उसके बाद हम नाअहल हो सकते हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो नाअहली ताहयात होगी, कितने अरसे के लिए होगी, उसके वोट का क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब तमाम जमातों को बुला लिया है। अब इसमें भी मुश्किल नहीं हो जाएगी जमातों के लिए जाकर डिफाइन करें कि जी इनको नाअहल ना किया जाए या एक मुकर्रर मुद्दत के लिए हो, जिन्होंने ये आइन बनाया। और फिर हवाला भी दिया जा रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ केस का भी यहाँ पर कि वही जो मामलात हैं वही इसमें चलेंगे। वहाँ तो यही नहीं था कि जो ज़मीर बेचेगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, वो पहले इस्तीफ़ा दे और फिर आए। वो एक शेर है ना, लो खुद अपने दाम में से याद आ गया। ये खुद ही रेफरेंस दायर करके आप देखेंगे बहुत सारे नुकात के ऊपर खुद पछताएंगे कि ये हम क्या कर बैठे हैं। सबसे पहला इनका मसला तो ये था कि क्या एक रुकन कौमी असम्बली वो इनके ख़िलाफ़ वोट, अपनी जमात के ख़िलाफ़ वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये बात कह दी है कि वोट डालने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि बेशक हमारे लोग वोट हमारे खिलाफ डालना चाहें तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हम उनको वोट डलवाएंगे जी। असल काम इनका तो काम वहाँ से अगर वो वोट डल गए इनका काम तो हो गया ख़त्म। उसके बाद आती है स्पीकर साहब की बारी कि वो चीज़ें, और उसके बाद सदारती रेफरेंस कि सदारती रेफरेंस में आप क्या चीज़ें इंटेंशंस होती हैं किसी भी दरख्वास्त गुजार की, और जो भी रेमेडी तलब करता है उसके जो इंटेंशंस होती हैं कोर्ट ऑफ लॉ उसको देखती है। यहाँ इंटेंशन सिर्फ ये थी कि इनको किसी तरह से रोक दिया जाए, हुक्म इम्तनाई मिल जाए कि ये लोग वोट ही नहीं डाल सकते। वो तो आज मामला इनका क्लियर हो गया। अगर ये मामला क्लियर हो गया तो दूसरी बात, अगर ये बाद में नाअहल हो जाते हैं, कतई नज़र इसके कि ये 6 महीने के लिए हों या 6 साल के लिए हों या ताहियात हों जी, अगर ये फौरी तौर पे नाअहल कर दें तो अल्टीमेटली फिर भी इनके वोट और 15-16 कम होंगे। ठीक, जितने लोगों ने भी वोट डालेंगे वो तो PTI के कम होंगे।
वोट तो कम हो ज्यादा हो, अगर तो आप हुकूमत नहीं रहेगी, देखें उनको क्या उससे फर्क पड़ेगा? हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद तो हो चुका। अदम एतमाद क्या होता है? अदम एतमाद ये होता है कि वोट गिनती करें। अदम एतमाद आपके घर से आपके 15 बंदे खड़े होकर कह दिया आप सरबराह नहीं है। आईनी और कानूनी तौर पे यही होता है ना कि उन्होंने ऐलान कर दिया हम आपके साथ नहीं है, आईनी तौर पर खत्म हो गई बात। अब आप जितने भी बहाने बना लें, आप जितने बहाने बनाना चाहें आप बनाते जाएं, आप इसके आगे मुल्क की मुशत खराब होगी, सियासी अमनो अमान खराब होगा। अगर मेरी गुजारिश सुन लें, अगर उनकी जमात के कोई 10-20 लोग भी उठ के और 50 लोग उठ के कह दें जी हमें इत्मीनान नहीं है तो क्या वज़ीर आज़म चला जाएगा? सर आइन के मुताबिक चल रहा है ना सर, वो अदम इत्मीनान का वोट होगा तो उसके बाद वज़ीर आज़म जाएगा, ऐसे तो नहीं जा सकता। आप तो अपनी मोहब्बत जो है वो जितनी मर्जी है आप करते जाएं, लेकिन अखलाकी तौर पे सर अखलाकी तौर पे आपकी ठीक होगी, अखलाकी तौर पे आईनी तौर पर खड़े कह दें कि हम कानून के तहत चलता है, हमारी तरफ से फारग है। सर आप एक जिम्मेदार बड़े साफी, सर ऐसे तो नहीं हो सकता ना कोई शख्स कहे जी मेरे पास 200 बंदे आ गए हैं अब मैं वज़ीर आज़म हूं, जब तक सर वोट नहीं डलेगा आइन में वो वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है? 24 तारीख तक देखें मैं बताऊं आपको, 24-25 तारीख तक टाइम है कि ये रिजाइन कर दें और इज्जत बचाएं अपनी भी अदारों की। सर वो आपकी राय सर आंखों पर, तो उसके बाद मैं आइन की बात कर रहा हूं, आपने खुद फरमाया आइन के तहत, आइन और कानून के तहत। सर वो जब तक नहीं हो जाता ना सर जाने दें ना करें। मेरी एक बात सुनिए, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ काट के खुद ही पकड़ा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर। मसला ये है कि अब बात चली गई 24 तारीख को, 24 या 25 को या 26 को, इन 3-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है हेयरिंग करके उस पर फुल बेंच जो है वो अपना जवाब बता देगा, जो भी जवाब होगा। लेकिन मसला ये है कि वो जो स्पीकर की डिस्क्रिशन ये कह रहे थे, ये जो स्पीकर की रूलिंग की बात कर रहे थे कि स्पीकर अगर पार्टी हेड जो है उसको नोटिस करता है, जो फाचो जी कह रहे हैं कि जी नोटिस कर दिए हैं, और उसके बाद पार्टी हेड जो है उसका डिक्लेरेशन दे देता है कि ना ये पार्टी इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, ये पार्टी के मेंबर नहीं रहे, तो ये चाह रहे थे कि स्पीकर उस पर रूलिंग दे दे कि जनाब चूंकि आपके खिलाफ डिक्लेरेशन पार्टी हेड का आ चुका है लिहाजा मैं आपका वोट काउंट नहीं करूंगा, और चूंकि आपका वोट काउंट नहीं होगा और आपका मजीद फैसला करने के लिए मैं आपका जो है ना वो डिक्लेरेशन वो भेज रहा हूँ इलेक्शन कमीशन में। ये या तो ये फिर चुप करके बैठे रहते, उस दिन स्पीकर ये कर देता। तो अब ये चले गए सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह के लिए सर, और जो तशरीह है अब वोट का सियासी जमात का होता है, अब उसकी होनी है रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं है। ये कहां पे लिखा है? ये सर जज साहब ने रिमार्क्स दिया आर्टिकल 95 के तहत, वो कह रहे हैं जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है, ये वो बात कही जा रही है। फिर जो 25 जो आप स्पीकर साहब की बात कर रहे हैं, किसी को वोट डालने का हक है, एक सिंपल सवाल है, अगर किसी को वोट डालने का हक है तो उसका वोट भी काउंट होगा। ये मुसलमान असूल है। ये तो सर अगर किसी को वोट डालने का हक है उसका वोट भी काउंट होगा। देखिए अभी तो ये कमेंट्स है ना, अभी तो इसमें फुल बेंच नहीं सर, अभी तो फुल बेंच बना है। उस फुल बेंच ने समात 24 तारीख को स्टार्ट करनी है। जब वो समात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे स्टार्ट होगी तब पता लगेगा, तब पता चलेगा कि ये चीजें किस साइड पे जा रही है। ये तो भी बहुत प्रिलिमिनरी है। ये तो बार की दरखास्त है सर, ये अलग चीज है। ये बार की दरखास्त जो गई है उस पर जो हियरिंग हुई है उसमें ये चीजें सामने आई हैं, उसके लिए तो अलग बार की तो 63 रेलेवेंट थी नहीं ना, चीज ही कोई रेलेवेंट नहीं। वो तो बात जलसे की बात कर रहे कि जी वहां पर दंगा खूंसाद हो सकता है। और ये भी उन्होंने जो आपने बात की 25 मार्च को उन्होंने कहा जी कि तहरीक जमात पेश होगी, तहरीक जमात पर फैसले तक इजलास गैर मुनज़्ज़म तो मुलतवी नहीं हो सकता, रूल 37 की खिलाफ वर्जी सिर्फ बेज़ाब्तगी नहीं होगी। अभी उससे भी डिबेट चल रही है, तो चीफ जस्टिस ने डिबेट ये चल रही है, ये तमाम असेंबली का अंदरूनी मामला है, तो वो तो इस पर बात वो कह रहे हैं कि बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए, अदालत ने देखना है किसी के हुकूक मुतासिर ना हो। तो ये तो जो बातें स्पीकर की हैं वो कह रहे हैं जी आप स्पीकर के सामने जाकर ये बात कर भी सकते हैं। इस पर फरूक एच नाइक साहब भी पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने भी कहा जी इजलास तलब करने का नोटिस अदालत में पेश किया और कहा कि स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी करके आइन शिकनी की है। तो वो तो ये बात करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से नहीं अभी कोई बात करना चाह रही है। वो लगता है कि जो उनके पास दरखास्त आई है कि जी ये दंगा फसाद हो सकता है, ये ऐसा ना हो, उसको भी यकीनी बनाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ साहब ये जो गवर्नमेंट टाइम बाय कर रही थी ना, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसी तरीके से जो इत्तेहादी हैं इनको मना लें, हम किसी तरीके से ये जो MPAs ये हमारे जो MNAs हैं इनको राज़ी कर लें, किसी तरीके से इनको मना लें, इनसे बातचीत कर लें। लेकिन मैं दाद दूंगा, यकीन जाने मेरा दिल खुश हो गया कि खान साहब आपके पास हीरे हैं, हीरे अच्छा जवाहरात हैं, ये पाकिस्तान का एसेट है जो आपके पास मिनिस्टर है। अल्लाह के फजल से इनके होते हुए आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन्होंने गालियां दे के ना
जो मैंने आना भी चाहता था उसको भी दौड़ा दिए, इत्तेहादियों को इन्होंने दौड़ा दिया। आप इनकी स्टेटमेंट तो सुने, शेख रशीद की स्टेटमेंट सुन लें, फवाद चौधरी सुन लें, शहबाज गिल सुन लें, इनकी लैंग्वेज सुन लें, इनकी जुबान सुन लें। जिस बेचारा, अब तो इनसे मिलना कोई नहीं चाहता, इनके मत्थे कोई नहीं लगना चाहता, हालात तो ये हो गए हैं। तो जो एक किस चीज़ के लिए टाइम बाय कर रहे हैं, इनमें कोई सेन आदमी नहीं है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो कोई ब्रिज बन सके, कोई पुल बन सके। ये तरीन ग्रुप को ये गालियां दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप को ये गालियां दे रहे हैं। शहबाज गिल की उस प्रोग्राम में जो है उसमें वो उसकी जुबान तो देखिए वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। इनके होते हुए कोई बंदा इमरान खान साहब से आके मिलेगा? सर ये भी तो हो सकता है कि वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं और मायूस हो गए, वो नहीं वापस आ रहे। मुझे पता है उसामा साहब, मैं कोई मरीख में नहीं रहता, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, रोजाना की बुनियाद पर चीज़ों का फीडबैक लेता हूँ, 100 फ़ोन करता हूँ। मुर्जा साहब इस्लामाबाद में बैठी हैं, एक मिनट का वो भी फीडबैक ले रहे हैं कि जितनी मिनिस्टर ने एफर्ट की है ना, वो मुर्जा साहब आप ही बता दें कि आपको कितनी की एफर्ट नजर आई है शहबाज गिल की, फवाद चौधरी की, शेख रशीद की, शहबाज गिल साहब ने कोशिश की कि जनाब ये मना के ले आए। शहबाज गिल साहब पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है ना, वो जूते मार मार के वहां से भगवा दिया सबको। नहीं, शहबाज गिल पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनसे तो इस तरह शायद कोई नहीं मिलेगा। वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो बशीर है इमरान खान का, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल आदमी नहीं। सर कोई वोटिंग वाली तो नहीं है ना, उस तरह को वोट बैंक सर वो बशीर है। आप कह रहे हैं, मैं तो आप शामुद कुरैशी हो, शेख रशीद हो, वो मिल लेंगे, फवाद चौधरी मिल सकते हैं। इन लोगों से आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि वो बंदा मुनासिब नहीं है। आप जाकर मिले, आप कहते हैं मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो जाकर मिले, वो बंदा मुनासिब नहीं है। आपको शामुद कुरैशी का नाम दे दें, असद उमर का दे दें, फवाद चौधरी को, इस तरह के लोग तो मिल सकते हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग, कोई वोट बैंक है। वो होते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, बंदे वो होते हैं जो अपोजिशन के साथ जाके बात करते हैं, शहबाज शरीफ के साथ जाके बात करते, बिलावल भुट्टो के साथ बात करते, जरदारी के साथ करते, मौलाना फजलुर रहमान के साथ करते। यहाँ पे तो हालात ये इत्तेहादी तो छोड़ दें, इन्होंने अपने बंदों को गालियां दे दे के बाहर फेंक दी है। अच्छा, तो जो इमरान खान साहब भागे फिरे हैं सर, हर इत्तेहादी से जाकर मिले हैं, अब वो भी अगर नाकाफ़ी है तो फिर अब तो वो इत्तेहादी पहले से फैसला किए बैठे हो गए ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, जो आज मैं देख रहा था तरीन ग्रुप का, वो कुछ नाराज़ हैं, हमजा शहबाज ने कोई उनको टिकट की यकीन दहानियाँ नहीं करवाई, तो खबर आ रही थी कि 4-5 लोग जाकर मिल गए हैं या मुलाकात की उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब से। तो वहाँ भी अभी तक खिचड़ी जो है वो पक्की चली जा रही है, कोई वाज़ेह फैसला तरीन ग्रुप का भी नहीं हो पा रहा। देखिए अभी तो ये सारी चीज़ें इररेलेवेंट है ना, कि वो फलां ग्रुप के साथ फलां ग्रुप, फलां ग्रुप के साथ फलां ग्रुप, ये तो पंजाब की तो अभी बात ही नहीं है। अभी बात है फेडरेशन की, अभी बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की। और यहाँ पे आप ये देखें कि सूरत हाल इस तरह से है कि जो मोहब्बत करने वाले हैं खान साहब से, जो चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो उनकी हिमायत में वो बाहर निकल रहे हैं, वो भी बाहर जाके क्या बातें कर रहे हैं, वो कितनी दिल जमी के साथ इस तमाम चीज़ों को ख़राब करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है वो इस तरह तो नहीं है कि कोई मोहब्बत में खान साहब की वो लोगों को मिलत अल्लाह ब्रेक लेते हैं, परवेज़ खट्टक साहब को देख लें, ठीक है लेते हैं। और ब्रेक के बाद बात करते हैं कि एमक्यूएम भी कह रही है जी अब पोजीशन इमरान खान साहब की कमज़ोर है, हमारा ज़्यादा रुझान अपोजिशन की तरफ है, लेकिन ऐलान अभी तक कोई नहीं हो रहा। तो ये आखिरी दिन तक गेम जानी, और आखिरी दिन कब आएगा? 25 को इजलास, उसके बाद गैर मुय्यदा मुद्दत के लिए मुलतवी होगा, फिर रमज़ान मुबारक आ जाएगा, उसके बाद तक गेम जाएगी, या जिस तरह सईद गनी साहब कह रहे हैं जी ये महीना ही है आखिरी और बस इस महीने के आखिर तक इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। गुलाम रज़ा साहब, बात हो रही थी तरीन ग्रुप की, और फिर ये कि इत्तेहादी अब किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं, कब तक फैसला हो सकता है। अब तो ओआई का इजलास जाहिर है कि मेन चीज़ वो होगा। ये 2 दिन तो सियासत जो है वो शायद उसकी गर्मा गर्मी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन उसके बाद लगता है कि कोई ना कोई ऐलान तो हो जाएगा किसी तरफ से, या नहीं? देखिए आज मौलाना फजल रहमान कराची रवाना हुए हैं और उनकी मुलाकात जो है वो एमक्यूएम के रहनुमाओं से तय है। कल तक हमारे यहाँ ये खबर है इस वक्त कि कल तक जो एमक्यूएम है वो अनाउंसमेंट कर देगी, और मोस्ट प्रोबेबली जो अनाउंसमेंट होगी वो मौलाना फजल रहमान के साथ ही शायद खड़े होकर वो करेंगे। तो ये आज की जो इस्लामाबाद की गॉसिप है, जो आज की खबर है, वो ये है कि आज मौलाना फजल रहमान इसी हवाले से वहाँ पे गए हैं। तो आने वाले 1-2 दिनों में आप ये देखेंगे कि ये जो दिन है जिस या ओआईसी हो रही है, इस दौरान सबसे पहले सिर्फ एमक्यूएम है, उसके बाद आप देखेंगे कि और दीगर जमातें भी 25 के इजलास से पहले वजारतें भी कुछ लोग छोड़ देंगे, और
अपोजिशन को भी ज्वाइन कर लेंगे। ये सूरत हाल 25 तक डेवलप हो जाएगी और 25 को दुआ के बाद ज़ाहिर है कि ख़त्म हो जाएगा, एक दिन का सेशन होगा। फिर नेक्स्ट जिस दिन भी सेशन होता है तो वो उसमें यही काम जो है वो होगा, तहरीक अदम इत्तेमाद। अच्छा मुद्दा साहब, यहाँ पर भी डिबेट है उस वक्त तक, यहाँ भी एक डिबेट है। आपने कहा जी 25 के बाद जब भी सेशन स्टार्ट होगा, अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब 25 के जब उस पर कुरान ख़वानी या फातिहा हो जाएगी, जो ताज़ी रेफरेंस हो जाएगा, तो उसके बाद स्पीकर जो हैं उस इजलास के एजेंडे में अदम इत्तेमाद की तहरीक रखेंगे और उस पर अगले दिन से बहस स्टार्ट होगी। जबकि ये भी इतलात है कि स्पीकर उस दिन इजलास ख़त्म कर देंगे, प्रोरोग कर देंगे, और उसके नहीं, मुलतवी तो सर अगले दिन के लिए होता है ना। अच्छा, वो बिल्कुल इंडेफिनेट के लिए ख़त्म कर देंगे और अपोजिशन को नए सिरे से रेक्विजिशन जमा करवानी पड़ेगी इजलास के लिए। अब ये एक बड़ी डिबेट चल रही, तो आप देखिए ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन जो रूल्स कहते हैं, असम्बली रूल्स जो कहते हैं, उसमें ये है कि जिस दिन इजलास होगा उस दिन अगर वो अदम इत्तेमाद की तहरीक टेकअप नहीं भी करते तो क्योंकि ये रेक्विजिशन का इजलास है तो इसको सिर्फ ये है कि दुआ फातिहा करके, हमेशा रवायत ये रही है कि जो भी मेंबर कौमी असम्बली वफात पा जाए उसके लिए दुआ खैर की जाती है और उसके बाद अगले रोज़ के लिए जो सेशन होता है उसको मुलतवी कर दिया जाता है। तो जुमे के रोज़ है दुआ और 11 बजे का टाइम है, तो दुआ के बाद अगर ख़त्म कर दिया जाता है तो मंडे मॉर्निंग में या मंडे इवनिंग में दोबारा इजलास बुला लिया जाएगा। वही इजलास होगा, वही सेम सेशन होगा, उसमें तहरीक भी पेश हो जाएगी, उसमें उसके ऊपर बहस भी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आगे उसको 1 दिन चलाना है, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी चलाना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर रूल्स को फॉलो किया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए तो 25 को अगर इजलास होता है, 26-27 की छुट्टी है, 28, 29, 30 जो है इस दौरान इसके ऊपर बातचीत होगी और इसका फैसला जो है वो कौमी असम्बली के अंदर कर दिया जाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि 14 रोज़ में इजलास बुलाना था, स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास नहीं बुलाया 14 रोज़ के अंदर, क्योंकि ये भी रूल्स में शामिल है कि जो तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 रोज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको वो रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा वो रोकना उनके लिए आइनी तौर पर मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने ये वायलेशन की है, उसके हवाले से ज़ाहिर है कि कानून साज असम्बली में लोग बात करेंगे। आज एक लॉयर थे, उन्होंने फरमाया कि जी इन्होंने आर्टिकल 6 इनके ऊपर लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच के रूबरू उन्होंने कहा। तो मस्जिद जज साहबान की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर पहले आर्टिकल 6 लगाया उसके ऊपर तो अमल करवा लें। तो बहुत सारे लोग हंसे भी उसमें। तो ऐसा होते हैं चीज़ें, जिस तरह ये करना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहती है अपोजिशन, ताकि अब इस तरह की बातें की जाए ताकि नेक्स्ट जो कोई अगर इस तरह की स्ट्रेटजी रखी है। बाबर साहब आप बात कर रहे हैं ना, आपने जो बात की इस पर अगर मैं गलत नहीं हूँ, कैसर साहब इसका इशारा दे चुके हैं कि जी मेरा ये इख्तियार है कि फिर मैं जब मर्जी इजलास बुलाऊँ। वो तो फिर मैंने खुद सुना है फवाद चौधरी को इंटरव्यू में कहते हो कि जी फिर रमज़ान मुबारक आ जाना है, फिर देखते हैं क्या। तो ये सवाल हुआ उनसे फिर कि जी मतलब कि रमज़ान के बाद तक मामला जा सकता है, उन्होंने कहा ये तो स्पीकर पर है, वो देखते हैं क्या करते हैं। तो शायद हुकूमत ये सोच रही है कि उसको भी फिर हम इंडेफिनिट पीरियड तक ले जाएं। वो जितना लटका सकते हैं उसको उतना लटकाना चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये ताज़ी रेफरेंस के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा, ये जो इजलास है ये अदम इत्तेमाद की तहरीक के लिए अपोजिशन ने बुलाया है। तो ये नहीं हो सकता कि स्पीकर जो है वो उस जिस चीज़ के लिए बुलाया गया उसको एजेंडे में रखें ही ना, और उसको फिर गैर महीना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दें। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो फिर मामला मुझे लग रहा है कि मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अपोजिशन अदालत जाएगी, क्या करेगी? सड़कों पर दोनों ऑप्शन हैं उनके पास, सड़कों पर भी आ सकती है, अदालत भी जा सकती है, क्योंकि हुकूमत की प्लानिंग लगी। ये है कि स्पीकर के इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट तो खुद तशरीह के लिए गई है, अब अपोजिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकती है। लेकिन समझा खाली आप सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें। मसला ये है कि नून लीग, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो तैयारियाँ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका भी प्रोग्राम यही है कि जो पीडीएम है वो कोई लाख बंदा वहाँ पे इस्लामाबाद में इकट्ठा करे और उसको वहाँ पर बैठाए। ये नहीं कि 27 तारीख को आएंगे और वापस चले जाएंगे।
वो भी वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करेंगे। और अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ करती है तो सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, क्योंकि उनके भी वर्कर वहीं पर बैठे होंगे। अगर ये परेड चौक में इकट्ठा कर रहे हैं तो वो किसी और मुकाम पे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे नहीं जाएंगे। और गवर्नमेंट अगर इसको लटकाना चाहेगी तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, और अगर मज़ीद ख़राब हुए तो नुकसान गवर्नमेंट का होगा। मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन का नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट का होगा। दूसरी तरफ सामा साहब, ये लाहौर में आज कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने मुकम्मल तौर पे कैबिनेट मीटिंग का बायकॉट कर दी है, और उन्होंने कहा जी कि उस्मान बुज़दार के नीचे हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, और हम अभी भी माइनस उस्मान बुज़दार जो है उस पर हम डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ मेरी इतला ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने 7 क्लब रोड जो उनका अपना ज़ाती घर है, सॉरी जो उनका सरकारी घर है, जो वज़ीर आला हाउस है, उसको उन्होंने हफ्ते वाले दिन खाली कर दिया, वहाँ से सामान अपना सारा शिफ्ट कर दिया। अच्छा, उस्मान बुज़दार ने तो तैयारी उन्होंने पकड़ ली है। और सियाने बंदे, सियाने, हाँ सियाना आदमी है सर। उन्होंने क्या किया, पहले तहरीक अदम पेश हो गए थे, मैं कुछ भी कड्डन लगा पहले सारा खाली कर दिया। वैसे आए वो खाली आते, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो ये सामान कौन सा वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब वो आए थे तो उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, खाली हाथ आए थे। यकीन जाने मैं आपको सही कह रहा हूँ। उनके घर में बिजली भी नहीं थी। सामा गाजी साहब को बताएं। नहीं सर, मैं तो सीएम हाउस की बात कर रहा हूँ, वज़ीर आला हाउस लाहौर की बात कर रहा हूँ, 7 क्लब रोड की बात कर रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार जब यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, जब वज़ीर आला बने थे तो उनके पास कुछ नहीं था जब आए थे, लेकिन सुना के खासे ट्रक वहाँ से गए हैं निकल के। तो अब पता नहीं ये सामान कौन सा है जो लेके गए हैं। बस उसामा साहब, जो मेन चीज़ है वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने तो इनकार कर दिया। अब इशू ये है कि मेरी आज नूली के लोगों से बात हुई है, उस्मान जो जहाँ तक है बात चौधरी परेज लाई की, उस पर तो PMLN अभी तक तैयार नहीं है। अच्छा, PMLN तैयार नहीं है। ठीक। और मेरी इतलात ये है कि जिन्होंने उस चौधरी परेज लाई का नाम दिया है, उन्होंने PMLN के भी एक बंदे का नाम दिया है कि अगर चौधरी परेज लाई नहीं तो फिर इसको वज़ीर आला बना दो, और उस बंदे के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वज़ीर आला बनने के। ठीक, तो अब देखें आगे क्या होता है। लेकिन PMLN तो तरीन ग्रुप को कही थी कि जी सिर्फ और सिर्फ हमजा ही होगा वज़ीर आला। और अच्छा, लेकिन नहीं सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं बनेगा, ये भी आपको बता दूं। अच्छा, ये सदर की भी बात हो रही है, वो शहबाज शरीफ से सवाल पूछा गया कि मौलाना आपके लिए सदर होंगे, तो उसका वो जवाब भी नहीं देना चाह रहे। अगला सेटअप इसका मतलब है क्लियर नहीं है। शायद ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जनाब अगला सेटअप क्या हो सकता है, इमरान खान को हटाने के बाद अपोजिशन के प्लान्स क्या हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। हुकूमत को यकीन है कि हुकूमत बच जाएगी, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद नाकाम होगी। अपोजिशन जो है वो यकीन किए बैठी है कि जी हर सूरत ये कामयाब होगी, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म अब नहीं रह सकते। फ्यूचर भी डिसाइड हो रहा है, बहुत से सहाफ़ी फ्यूचर के हवाले से सवाल करें, मुस्तकबिल में क्या सेटअप होगा, इस बारे में ज़्यादा बातें नहीं बताई जा रही, सब कुछ छुपाया जा रहा है। हत्ता कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सदर होंगे या नहीं, आप इस तरह के सवाल ना करें क्योंकि आप हमें लड़ाना चाहते हैं। तो कुछ भी फाइनल नहीं है। अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो बहुत से लोगों का ख्याल है कि बड़ी शदीद लड़ाई विदिन होगी। इत्तेहादियों को मनाने के लिए भी मुश्किल है। MQM एक तरफ कहती है कि जी हमारा अब रुझान अपोजिशन की तरफ है, लेकिन वो साथ कहते हैं जी जितने हो सके सूबे बनाए जाएँ, यानी वो डिमांड ये रख रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए डिमांड मानना, ये चीज़ मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी दौरान में मैं देख रहा था कि चौधरी निसार साहब की खबर बड़ी गर्म हो गई। चौधरी निसार साहब अचानक मंजर-ए-आम पर आए हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल से मैंने इक़्तिदार का रोज़ा रखा था, अब मैं सबके सामने रोज़ा खोलूंगा और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक। गुलाम मुर्तज़ा साहब, कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं कि शायद चौधरी निसार साहब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें और 27 मार्च को जो जलसा है वहाँ पर बाकायदा इस चीज़ का ऐलान हो, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी ऐसा कहीं मुमकिन नहीं है। हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं चौधरी निसार साहब को और उनकी पॉलिटिक्स हमने बहुत करीब से देखी है। वो बड़े अपने लिहाज से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो अपने फ़ैसले बहुत सोच विचार के साथ बड़े भरपूर अंदाज में खुद करते हैं, और उनके फ़ैसलों को प्रोडिक्ट करना, अगर आप बिल्कुल अपराइटली चीज़ों को देखेंगे तो आप प्रोडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके फ़ैसलों को आम आदमी जो है वो 1-2 मुलाकातों से या बातों से उनके फ़ैसलों को प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। वो नवाज शरीफ से जिन बातों की वजह से वो नाराज़ रहे हैं, वो वही बातें थी जो आज उनकी पार्टी उसी तरह से मान रही है और मान के दोबारा इक़्तिदार का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है।
तो वो अब अगर इस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं तो वो इनके साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इनको। अगर उन्होंने ज्वाइन करना होता तो उनके पास पहले दिन से ऑप्शन मौजूद था और वो पहले ऑप्शन के तौर पे उस वक्त ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अब तो आपको पता है कि इस तरह की सूरत हाल में इस तरह की सियासी जमात को जो खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसको खान साहब के साथ रहते हुए इसको चलाना या इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अलीम खान साहब किधर हैं आजकल सर? अचानक एक्टिव हुए और उतनी तेजी से ही, उतने अचानक बिल्कुल खामोश गायब। किसकी बात कर रहे हैं? अलीम खान, अब्दुल अलीम खान साहब। हाँ, अलीम खान साहब तो ज़ाहिर है वो उनकी मुलाकात वहाँ पे हुई और उसके बाद लंदन से मुलाकात और वहाँ से गाइडलाइन लेने के बाद वो खामोश हो गए हैं। अच्छा। और अब पंजाब में जब भी सूरत हाल जो है वो गर्म होगी तो फिर आप ये देखेंगे कि अलीम खान साहब भी अपनी लाइन जो उन्होंने डिसीजन किया हुआ है उसके मुताबिक, यानी कि अपोजिशन का साथ देने के मुताबिक वो अपनी लाइन बाहर ले आएंगे। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की भी आप बात पूछ रहे थे, जहांगीर तरीन साहब का भी प्रिंसिपल डिसीजन है, उन्होंने भी फैसला किया हुआ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जिसने जाना है वो जा सकता है। वो ना तो किसी को पीएम से मिलने के ऊपर, ना उसको कोई खच्चर घोड़ा गधा कहते हैं, ना वो उनके पास आने वाले के गले में आपको हाथ डालते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल मैच्योर पॉलिटिशियन है, उसी तरह से वो देख रहे हैं कि ठीक है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, मुलाकात भी कर रहे हैं या उनके साथ पास भी टेलीफोन कर रहे हैं। तो ये पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और वो जाहिर है कि पहले ये मार्का सारा होगा, किस तरह बात लगेगी, तो फिर पंजाब की तरफ वो देखेंगे कि वहाँ पे क्या तब्दीली लानी है और उस वक्त वो वहाँ की सियासी जमातें अपने हिसाब से वहाँ का फ़ैसला करेंगी। अच्छा। लेकिन 25 तक हमें यहाँ ये इत्तलात मिल रही हैं कि 25 की शाम तक कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसमें सियासी जमातें भी अपना कुछ फ़ैसला कर लेंगी और जो अपोजिशन है वो भी और हुकूमत के लोग भी जो है वो उनको भी समझ आ जाएगी कि अब गेम किस तरफ जा रही है। अच्छा। और उन्होंने किस तरह से इसको टैकल करना है। अच्छा, अब तो खान साहब जो हैं वो जी। अच्छा, बाबर डोगर साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये चौधरी निसार साहब वाला कोई ऐलान वगैरह, आपको भी लगता है कि कुछ ऐसा नहीं होगा, वो वैसे ही आए हैं और कह रहे हैं जी मैं जल्द रोज़ा खोलूँगा, तो उससे उनकी क्या मुराद है कि अब वो एक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ कोई पार्टी कोई नहीं ज्वाइन करने वाले? क्योंकि अब भी वो नून लीग से कोई खुश तो है नहीं, उनके खिलाफ ही उनके बयान आते हैं। मरीम साहब उनका नाम सुनना पसंद नहीं करती और ये जो कहा जा रहा है कि अब भी कुछ लोग अपोजिशन के राब्ते में हैं या जो मुनहरिफ हुए थे वो अरकान राब्ते कर रहे हैं। कभी असद उमर साहब का बयान आता है कि जी 3 लोग हैं, कभी फवाद चौधरी कहते हैं कि जी 5 लोग, इस तरह से आ रहा है। अभी मोहतरमा गुलाम भरवाना साहिबा जो हैं उनका भी आया एक वीडियो कि जी मैं उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, कह रही जी मुझे तो मुकम्मल एतमाद है इमरान खान पे, जबकि वो भी नाराज़ अरकान में उनकी। उसामा साहब, पहले तो चौधरी निसार साहब का मुझे एक बात बताएं कि चौधरी निसार के पल्ले है क्या इस वक्त? एक MPA की सीट, ना वो इमरान खान जो है ना वो उनको लेने को तैयार है। वो जो मैं हैरान हूँ कि मीडिया अब एम ही किसी को इतना चढ़ा देता है, उभारना शुरू कर देता है, जनाब वज़ीर आला का कैंडिडेट, और भाईजान उसके साथ है कौन है? उसके जहांगीर तीन उसके साथ तो नहीं है, चौधरी प्रेला उसके साथ नहीं है, नून लीग उसका नाम सुना पसंद नहीं करती। कौन सपोर्ट करेगा वज़ीर आला के लिए? कहाँ से वोट लेगा वो? सवाल तो ये है ना उसामा साहब, मगर क्या उसकी सिग्निफिकेंस है? इमरान खान साहब उसको लेते हैं, एक MPA को लेते हैं, तो कितनी की नून लीग में वो डेंट मार सकता है? कितने के लोगों को वो राज़ी करके वापस लेके आ सकता है? सवाल तो ये है कि क्या 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 करेगा? कोई पहाड़ तोड़ देगा? क्या करेगा? एक सीट के अलावा दूसरा बंदा उसके साथ नहीं है। सर, बुज़दार साहब को भी यही हाल था, बुज़दार साहब को भी यही हाल था, लेकिन बुज़दार को इमरान खान ने लेके आया। उसामा साहब, बुज़दार को इमरान खान लेके आया। वो एक डुसाइल आदमी था। इमरान खान साहब पंजाब पे अपना कंट्रोल चाहते थे। चौधरी निसार जो है वो कोई डुसाइल तो नहीं है, और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, सबको पता है, कुछ भी नहीं है। वो इस टाइम जीरो है। हाँ, वो मीडिया में इन होने के लिए कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी भी कोई अहमियत नहीं है, वो कहीं पे कोई किसी डिस्कशन में नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक आप जहांगीर तरीन ग्रुप की बात कर रहे हैं, मेरी आज नून लीग वालों से बात हुई है। नून लीग आज भी, नून लीग और जहांगीर तरीन के 100% मामला सेटल नहीं हुए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अलीम खान जो है वो नवाज शरीफ से मिल के आए हैं। अलीम खान के अंदर शदीद जहर भरा हुआ है PTI के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। ना वो वज़ीर आला का कैंडिडेट है, ना वो कोई वजारत चाह रहा है, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि मैंने इमरान खान की को गिराना है। बस इसी एजेंडे पे, वो सोल एजेंडे पे वो नून लीग के साथ बैठा हुआ है।
जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, भरपूर कोशिश की गई। उनकी बहन सेनेटर सीमा इज़्ज़ी है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, उससे कहा कि मेरी बात करवा दें। परवेज़ खटक जो है उन्होंने एफर्ट की, शेख रशीद ने एफर्ट की, वो फ़िलहाल जानबूझ के पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो इमरान खान से नहीं मिलना चाह रहे, वो फ़िलहाल वो नून लीग के साथ अलाइन है। नून लीग की लीडरशिप की पहली प्रायोरिटी ये है कि जहांगीर तरीन उनके साथ चलें। वो ये चाह रहे हैं, वहाँ पर और छोटे छोटे बड़े सारे ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स नून लीग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल जो है पीटीआई के वो नून लीग को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन नून लीग देख रही है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनको पहले अकोमोडेट करें, उसके बाद देखें कि उनमें से कोई राइवल तो नहीं है उनका। अगर कोई राइवल है तो उसको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। नून लीग की पहली प्रायोरिटी जहांगीर तरीन और उनका ग्रुप है, और मामलात काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट होना है, तो वो देखेंगे कब अनाउंसमेंट होता है। तो जहाँ तक बात है वज़ारत आला, तो वो मांग नहीं रहे। हमजा शहबाज वज़ीर आला के कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद अब चौधरी पेजलाई के हवाले से जो नवाज शरीफ हैं वो उनको भी एनओसी नहीं देना चाह रहे। तो जो बचता है ना सर, वो नून लीग के एक दो बंदे ऐसे हैं, मैं आपको एक खबर दे दूं, नून लीग के अंदर कुछ एक दो बंदे ऐसे हैं जिनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी एनओसी है कि इनको वज़ीर आला बना दे। हमें इतराज़ नहीं। बहरहाल ओआईसी के इजलास का कुछ ना कुछ सूरत हाल वाज़ेह जरूर हो जाएगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।